आप एक ऐसे बिजनेस में आ गए जिसके बारे में कोई सोचता नहीं कि लॉन्ड्री का काम करना है। हाँ, लोग मुझे बोलते भी थे, चिढ़ाते भी थे लोग अच्छा, कि सिद्धू को धोबी आ गया। आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने का सीक्रेट क्या है? कस्टमर के एंड से सोचना चाहिए Right. कि ये जो मैं चीज़ दे रहा हूँ, मैं जो सर्विस दे रहा हूँ, इससे कस्टमर खुश होगा तभी ही सक्सेस मिलेगा। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट या फिर ग्रोथ? तो कोई ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस? सत श्री अकाल जी, मैं श्वेता आर्या अपना अगला पॉडकास्ट लेके आ गई हूँ। आज के पॉडकास्ट के बीच में ना आपको ना बहुत फन आने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड अनप्लान्ड पॉडकास्ट है। इसमें ना हम ऐसे व्यक्ति को आपके साथ मिलवाने वाले हैं जो सिलवासा में ना सिर्फ राज कर रहे हैं, उनका यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। सो ये पॉडकास्ट के बाद आप तैयार हो जाओ, आपके पास बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर लाइक बहुत सारे उनके साथ लोग क्लब करें फ्रेंचाइजीज के लिए। मेरे को तो उनको जान के डेफिनेटली बिफोर स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट मैं लोगों के साथ थोड़ा सा एक बॉन्ड बन जाता है। सो एक ऐसा कंसेप्ट जो हमारा डे टू डे ज़रूरत की चीज़ है, लॉन्ड्री। आपको घर में लॉन्ड्री के बिना कपड़े धोना, उनको ड्राई क्लीन कराना, प्रेस कराना, आयरन, स्टीम आयरन, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें, इनके बिना चलता नहीं है। क्योंकि बंदा काम कर रहा है, बंदा बाहर जा रहा है, तो उसको ये ज़रूरत है। और ये कंसेप्ट जो हम आम आदमी, एक एजुकेटेड बंदा, इंजीनियर लेवल का बंदा ये सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकता है। किशन जी ने सोचा है एंड वी आर गोइंग टू मीट हिम टुडे। और इतना शांत सा बंदा है ना। सो पता नहीं आज किशन जी आप प्लीज ना जोर से बोलना, हमारे जो व्यूअर्स उन तक आपकी आवाज जा पाए। सो आई वेलकम यू बियॉन्ड द फेम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे इससे बड़ा वाला आपके लिए ना वेलकम समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ऐसा, आप एक ऐसे बिजनेस में आ गए जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है कि लॉन्ड्री का काम करना है। देखा जाए तो इसको बिलो लेवल का काम माना गया ना। हाँ, लोग मुझे बोलते भी थे, चिढ़ाते भी थे लोग अच्छा। कि सिद्धू को धोबी आ गया। ओ। धोबी आ गया, ये तो क्या कपड़े अभी चड्डी भी धोता होगा। मतलब ऐसे भी बोलते हैं लोग। अच्छा। कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम ऐसा नहीं होता है कि ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। मेन क्या है, काम है घर पे, घर चलना चाहिए काम से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको ना डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कहूँगी, बट हमारे जो पॉडकास्ट का फर्स्ट फॉर्मेट है, आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा वो जानना चाहिए। मैं गुजरात से हूँ, जामनगर से। और मैं स्टडी मुंबई से किया हूँ, यूपीजी कॉलेज, वीटीवाई कॉलेज। अच्छा, मीठी बात। वीटीवाई कॉलेज से मैंने मेरा बीएससी आईटी कंप्लीट किया है। और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? बीएससी आईटी। बीएससी आईटी का बंदा लॉन्ड्री बिजनेस चला रहा है। सो देख लो, पढ़ाई क्या है पर दिमाग चलाया कहाँ पर है। हाँ जी। तो उसके आगे फिर आप यहाँ सिलवासा कैसे रहे? एक्चुअली मेरे फादर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। पीडब्ल्यूडी में हम लोग गवर्नमेंट के वर्क करते थे। पुल बनाना हो गया, ब्रिज, फिर कुएं बनाना, स्मशान बनाने, रोड बनाने, और फिर चेक डैम्स हो गए, ये सब हम लोग काम करते थे। बट कोविड से पहले थोड़े काम और सब प्रॉब्लम्स में चल रहे थे, जॉब ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, तो इसी बीच में मुझे एक आइडिया आया। तो मैं फ्री था तो कि मैं एक लॉन्ड्री स्टार्ट करता हूँ, लॉन्ड्री के बारे में। ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया आया, बट व्हाट हैज क्लिक्ड इन योर माइंड कि भैया मुझे लॉन्ड्री वाले बिजनेस में आना? एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ एक दिन रात को ऐसे ही निकले थे और लॉन्ड्री बहुत जमा हुई थी, तो हम सोच रहे थे कहाँ पर लॉन्ड्री थे। तो हमने एक जगह वो लॉन्ड्री थी, 7 दिन तक हमने फ़ोन किया कि कब मिलेगा भाई, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। कोई कल पक्का देता हूँ, शाम को देता हूँ, कोई टाइम टेबल ही नहीं है कि कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। और घर पे आने का भी कोई फिक्स नहीं है कि आज आएगा कि कल आएगा, कभी भी आता है। तो ये हमने सोचा कि सिलवासा में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी का कोई टाइमिंग ही नहीं है कि लॉन्ड्री वाला कब आएगा, कितने दिन में मिलेगा। धोने के कपड़े भी 7-7 दिन लग सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी, तो हमने सोचा इसको स्टार्ट करते हैं। विथिन 24 आवर्स डिलीवरी देंगे और आप जब बुलाएंगे तब आपके घर पे आएंगे। आप हमारी लॉन्ड्री आपके डोर स्टेप पे, आपको नीचे भी उतरने की जरूरत नहीं है। दिस इज समथिंग, मतलब आपने एक एरा रेवोल्यूशन पे लेकर आए हो। हम इसके बारे में जानेंगे, बट आपने अभी अपनी वाइफ की बात की है। सो मैं जानना चाहूँगी, इज इट अ लव मैरिज और अरेंज? कैसे मिले थे आप इनसे? हम कॉलेज में मिले थे। कॉलेज से प्यार पनपता हुआ फिर शादी तक आया। सो शी बिलोंग्स टू गुजराती फैमिली? तो शी बिलोंग्स टू यूपी। अच्छा। तो घर वालों में कभी ऑब्जेक्शन वगैरह इनिशियली? एक्चुअली घर वालों ने ही शादी करवाई, हमको तो इतना जल्दी शादी करनी ही नहीं थी। अच्छा। जैसे
मेरे घर पे शादी के लिए प्रेशर हुआ, उसके घर पे भी प्रेशर होने लगा। तो मैं भी मना कर रहा था, वो भी मना कर रही थी। जो एक दिन मेरे फादर ने पूछ लिया, मुझे पता है तुझे कहाँ शादी करनी है, तू अपने मुँह से बताएगा या फिर मैं उसके पापा से बात करूँगी। तो फिर वो ऐसे ही बात हुई उन दोनों फैमिलीज़ में, होते मैं भी बात करने वाला था, और फिर शादी हो गई। और वेरी कैजुअली शादी हो गई। कोई ड्रामा नहीं हुआ। तो आप उस टाइम पे बॉम्बे पे ही रह रहे थे? हाँ, सो यू हैव शिफ्टेड हियर। आपको सिलवासा आके क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि मुंबई तो इट्स लाइक अ मेट्रो सिटी। स्टार्टिंग में यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी, जैसे वहाँ पर ज़ोमैटो, ब्लिंकिट जो सालों से चल रहा है, अभी-अभी यहाँ पर आया होता है। जो चीज़ें थी रात को, वो जो सिटी थी मुंबई, नाइट वो लाइफ। फुल नाइट चलती थी। यहाँ पे 9:30 बजे सब बंद हो जाता था। और रात को कुछ खाने को भी चाहिए तो हाईवे पे जाना पड़ता है, कुछ मिलता नहीं है। हाँ, वो सारी चीज़ें थी और धीरे-धीरे ऐसा लगा कि बेटर है, सिलवासा मुंबई से ज़्यादा बेटर, शांति है। क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसने आपको डाल लिया। चलिए अभी तो फादर मम्मी मतलब आपके पेरेंट्स मुंबई में ही रह रहे हैं। नहीं, हमने फिर वहाँ से छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हो गए और Okay. वो अभी गाँव में रहते। सो अभी आते हैं इसके बारे में, दैट लॉन्ड्री वाला कंसेप्ट। आपने बोला कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? आइडिया दिमाग में पनप गया कि ये करते हैं, तो ये शुरुआत कैसे हुई? स्टार्टिंग में तो हमने मतलब पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, एक हाँ। छोटी सी जगह रेंट पर रखी और एक टेबल के साथ शुरुआत की थी। हमारे पास मशीन भी नहीं थी और रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा। हम दिन रात मेहनत कर रहे थे कि दिन You भर। and your wife together. हाँ, और एक मेरा फ्रेंड था, अच्छा। एज अ ब्रदर भी बोल सकते हो, जगदीश सोनारा, हाँ, वो मेरे साथ इस बिजनेस में पार्टनरशिप में जुड़ा था। ओके। और धीरे धीरे मैं अंदर मैनेज करता था, वो भी बाहर मैनेज करता था। हम दोनों डिलीवरीज पे जाते थे, खुद ही अच्छा, डिलीवरीज खुद खुद ही करिए। करते थे ओके। और कुछ काम ही नहीं था, किसी को आ गए हम बैठे रहे, खुद ही डिलीवरी करते थे। लोगों ने इजीली ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था आप पे? कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोग बोलते कहाँ पर है आपका, आपका तो कभी सुना नहीं है। नाम क्या रखा था इसका? द लॉन्ड्री एक्सपर्ट्स। एंड अब इसको कितने साल हो चुके हैं? अभी 7 years कंप्लीट हुआएंगे। ओके, 7 साल हो गया। सो आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट कोई याद है जो आपको जैसे आपने बोला पैम्फलेट्स डाले उसके बाद? फर्स्ट लाइन रजनी शेट्टी। रजनी मैम कितना नो तुसी मोटिवेट करना है। अच्छा, शी वाज योर फर्स्ट क्लाइंट। तो पैम्फलेट्स से उनका रेफरेंस आया था? अमृत से आया। ओके, ओके। एंड आप क्या रेट क्या देखते हो? जैसे नॉर्मल जो अभी तो हर सोसाइटी में देयर इज़ अ लॉन्ड्री मैन, वो जाता है सोसाइटी से लेता है, उनके लिए भी ईज़ी है, हमें भी अप्रोचेबल लगते हैं। तो उसके और आपके रेट में क्या डिफरेंशिएट है? हमारा आइनिंग का जो रेट है वो 8 रुपीज़ पर पीस है। ओके, और उनका क्या रहता है? उनका 6 रहता है, तो 7 भी ले रहा है। हाँ, वैसे आती डिफरेंट डिफरेंट रेट्स, हाँ, तो उनको आप देने जाना पड़ता है, हाँ, फिर वो कब मिलेगी उसका कोई पता नहीं होता है। हाँ, ना आपको देने जाना है ना लेने जाना है, ना आपको 24 आवर्स में कपड़े घर पर मिल। जैसे कोई भी डिलीवरी रहती है, जोमेटो, ब्लिंकिट या एक्सेट्रा, उस पर 30 रुपीज़ वो लोग डिलीवरी चार्ज करते हैं। अगर मैं मान लूँ 7 रुपीज़ की, तो 1 रुपीज़ मैं डिलीवरी कॉस्ट ले रहा हूँ। हाँ। उसमें पिक भी करूँगा और डिलीवरी भी करूँगा, दोनों साइड की बोलो। एंड उसकी जो मैंने तो इनका पूरा सेटअप घूम के देखा है, इतने अच्छे से आप प्रॉपर देते हो ना, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल जोन, पूरा सेटअप उस हिसाब से है, सो दैट वे इट्स गुड। ओके किशन, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करी थी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? मेन पावर इशू अच्छा। जो इस बिजनेस में सबसे जो मेन स्किल लगता है वो प्लेसमेंट, अच्छा। वो मिलना मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है। ओके। और हमको 1.5 से 2 महीना लगा था फर्स्ट प्लेसमेंट को वही देने। ओके। और वो भी उनके इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो धीरे 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 दूसरा प्लेसमेंट मिला, तीसरा मिला, एंड देन एक अच्छा मिला है, वो इस बाद में धीरे धीरे सोच करके मुझे दे देता है। अभी टेंटिवली आपके पास कितने लोगों की टीम है? P21। 21। वाओ। और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप? हम रिटेल एज वेल एज कमर्शियल सेक्टर दोनों में काम करते हैं। ये थोड़ा डिटेल में सारा समझाइएगा। हम रिटेल एज वेल एज कमर्शियल सेक्टर दोनों में काम करते हैं। रिटेल में हम लोग आइनिंग करते हैं, स्टीम आइनिंग, ड्राई क्लीनिंग, फिर शूज़, कारपेट, फिर कर्टन्स वगैरह सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। अभी एग्जांपल आपको ही कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन में इंपोर्ट या iOS दोनों पे से रिक्वेस्ट कर सकते हो, या तो हम आपको कॉल पे भी आंसर देते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है, आप उस पर रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपके रिक्वेस्ट के 2 से 3 घंटे में हमारा पिकअप हो जाता है। अच्छा। ये
2 to 3 आवर्स के बीच में पिकअप भी हो जाता है। जैसे आपकी पिकअप हमारे पास आती है विद इन 2 to 3 आवर्स आपका पिकअप हो जाता है। उसके बाद आयनिंग का है तो आयनिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, वॉशिंग का है तो वॉशिंग में जाएगा, साइकिलिंग का तो राइडिंग। आयनिंग आपको 24 आवर्स में मिल जाता है, वॉशिंग 36 आवर्स में मिल जाता है और ड्राई क्लीन को 3 दिन लगता है। ओके। सो मेरा ना जैसे अभी हम लोग लेडीज़ किटीज़ में मिलते हैं, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ लाइक सिस्टर टी में। किटी में बात हो रही थी कि उसने 800 रुपया साड़ी की ड्राई क्लीन का पे किया। सो आपके मार्केट और आपके रेट्स में क्या डिफरेंशिएशंस है? क्या मिनिमम आपका ड्राई क्लीनिंग का रेट बोलते हो? आपने बोला कि शूज़ का क्या रेट है? बिकॉज़ मार्केट में ये सर्विसेज़ जनरलाइज़ ये जो है, और क्या ये भी शूज़ वगैरह करके देते हैं? हाँ, दे डू दैट। उनके और आपके रेट्स में कुछ डिफरेंस ज़्यादा है क्या? उनसे थोड़ा-सा कम है हमारा प्राइस। अच्छा, शॉपकीपर से कम दे रहे हो आप? नहीं, शॉपकीपर से थोड़ा-सा ज़्यादा है अच्छा, और अच्छा, जो ज़्यादा। फ्रैंचाइज़ी मॉडल्स ऑलरेडी है उनसे थोड़ा कम है। ओके, ओके। इसका रीज़न क्या है? हाउ यू, बिकॉज़ आपने मुझे बोला 8 रुपए में आप पिक एंड ड्रॉप भी दे रहे हो, वो मैनेज कैसे हो जाता है? अगर, और आपने एक चीज़ और बताई थी कि मिनिमम आप 10 कपड़ों पे पिकअप एंड ड्रॉप देते हैं, ये मैनेज कैसे करते हो किशन? इट्स लाइक इतना तो तेल ही रुक जाता है। नहीं, हमारे मल्टीपल पिकअप्स आते हैं, इसमें हमारे 300 से 400 पिकअप्स होते हैं, तो स्पेशली एक पिकअप के लिए नहीं आते हैं। ये जैसे कमू गार्डन से पिकअप है तो हमारे लोग यहाँ पे होते ही है, बस 5-6 लोग हैं पूरे सिलवासा में, चारों कॉर्नर पे बैठे ही है, तो स्पेशल हम पिकअप करने नहीं जाते हैं। ऐसे ही आपका पिकअप है, यहाँ पे हमारा बंदा है वो पिक करके रख देगा, दूसरा है जैसे उनके पास पार्सल फुल हो गया आके देके जाते हैं। ओके, तो हमको एक-एक पार्सल के लिए नहीं जाना पड़ता है। ओके, कस्टमर को ये बात पता नहीं होती कि कस्टमर को टाइम कितने टाइम में कॉल आया उसके 1 घंटे 1.5 घंटे में पिकअप हो जाता है, पर वो हमारे पास पहुँचने में तो 3 से 4 घंटा लगता है। वो पूरा यहाँ से जहाँ जाएगा। तो मान लो मैंने कपड़े दिए, मेरी 4 दोस्तों ने और कपड़े देखे। अब वो पता कैसे चलेगा श्वेता के कपड़े कौन से हैं, विमला के कपड़े कौन से, सुनीता के कपड़े कौन से हैं और सीता के कपड़े कौन से हैं? हाउ यू विल डिफरेंशिएट दैट? अगर सपोज आपने आईनी के कपड़े दिए Yes. तो उसमें हम कस्टमर ने पिकअप बाय किसने पिकअप किया डिलीवरी बॉय और काउंट में लिखते हैं कि कितना काउंट है। एट द टाइम ऑफ पिकअप 36 क्लोथ आर देयर, तो पिकअप के काउंट्स होते हैं और वो एक बैग में पे सील हो जाता है। ऐसे आपके बाजू में कपड़े देख जिससे देख वहाँ पे वो बैग खुलता है, ओके ये आईनिंग के कपड़े हैं, मतलब टाइप ऑफ सर्विस आईनिंग टिक किया जाता है तो वो आईनिंग में चले जाते हैं। तो वॉशिंग में जाए तो वॉशिंग में हम लोग टैगिंग करते हैं, वॉशिंग में अलग अलग वुलन कलर्स होते हैं वो यूज करते हैं टैगिंग करने के लिए, और ड्राई क्लीन में भी एक टैग आता है वो लिखने के, वो हम टैग यूज करते हैं। उसके बाद कपड़े सारे मशीन में चले जाते हैं, निकालते हैं, फिर सॉर्टिंग करते हैं। और कोई ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ हो आपके साथ कि आपसे कुछ डैमेज हो गया हो किसी का? बिकॉज बिजनेस कम्स विद प्लस एंड माइनसेस तो आती हैं, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस, और ऐसे कस्टमर को आपने कैसे हैंडल किया? ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं, शर्म नहीं है यार, बिजनेस है। मेरे खुद से भी हुआ है। हाँ, मेरे साहब की बात तो ठीक है, मेरे खुद से हुआ है कि एक बार एक वाइट शर्ट आया था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि उसको ब्लीचिंग करना था वाइटनिंग के लिए, तो मेरे शायद नॉलेज में थोड़ा कम था, हाफ नॉलेज की वजह से वो शर्ट डैमेज हुआ। मैंने सोचा कि ज़्यादा देर उसको सोकिंग कराऊंगा तो ज़्यादा क्लीन हो, ज़्यादा वाइट होगा, पर आफ्टर 4 आवर्स वो कपड़े पूरे डैमेज हो गए, चितले चितले हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लीच। और कस्टमर ने हमको बोला भी था कि कोई बात नहीं, पुराना शर्ट था, इतना पीला हो गया था ना कि वाइट करने दिया था कि अभी पहनने जैसा नहीं था, अगर शायद वाइट हो जाता तो काम आ जाता, तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, जुना ही कपड़ा जैसे भी मैं फेंकने आ रहा था, तो हमने ये बोला कि मिस्टेक हमसे हुई है, जो भी था आपका कपड़ा जिससे भी था, हमने वो शर्ट मार्केट में अवेलेबल था तो परचेस करके नया दे दिया। अच्छा आप वापस भी नहीं? हाँ, वेरी नाइस। Good. और कोई कुछ एक्सपीरियंस? चीज़ें ऐसे होता है कि यहाँ पे कुछ डायमंड चिपके हुए हैं, वो जो हाँ, वेडिंग से क्लोथ्स होते हैं, हाँ, हाँ, उसकी कोई गारंटी कोई भी पूरे इंडिया में कोई नहीं लेता। हाँ, ग्लू है, ग्लू कभी भी निकल सकता है, तो कभी कभी कस्टमर ऐसे भी बोलते हैं कि यहाँ से मेरा एक डायमंड निकल गया है, मेरा ये वो टूट गया है, तो पहले हमने किसी से क्लियर नहीं किया था कि ऐसा हम करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो भी चीज़ें हमने उनको हम ग्लू करके वापस लगा के सिंक टू सिंक करके दिया। क्या बात कर रहे हो? अगर एक आध बटन खराब हो गया डायमंड वाला तो हमने सारे बटन चेंज करके दिए, स्टिचिंग करके दिया है। इतनी आउट ऑफ द वे सर्विसेज दे रहे हैं द लॉन्ड्री एक्सपर्ट, ग्रेट। सो अभी आपने ना बीच में एक चीज बोली थी स्किल्ड वर्कर्स लेबर्स को लेके,
तो इसको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे व्हाट इज दिस, कि किस तरह के स्किल्ड होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं, क्या आपको भी कुछ चीज़ों का केयर करना पड़ता है, क्या आपको सेफ्टी ग्राउंड्स पे काम करना पड़ता है, स्टीम आयरन करते हैं, प्रेस आयरन करते हैं, रोल आयरन पे होती है। सो ये सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मुझे पता है, तो आप बताएं हमें। अब ये जो नॉर्मल आयरन है उसमें अगर नॉन स्किल लेबर होगा कि मैंने किसी को रख लिया है, एक मेरे पास 2 स्किल लेबर है और एक ऐसे ही मैंने रख लिया हाँ। जब इसको ट्रेन करते हैं। पर किसी को अगर कपड़े की नॉलेज नहीं है कि ये कितना पतला है, कितनी हीट इसके ऊपर चल सकती है, नहीं तो वो कपड़ा जला भी सकता है। तो कभी कभी 8 रुपए के चक्कर में 5-5 हज़ार बनना भी पड़ सकता है। तो इसमें हमको स्किल लेबर बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम सिखाने जाएंगे, कस्टमर के कपड़ों पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। तो वो सब हम दिल्ली या यूपी से हायर परचेस की लेबर जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं। और वॉशिंग में भी ऐसा है कि साइकिल काउंट होता है, केमिकल के मेजरमेंट्स होते हैं, अच्छा, ये प्रॉपर करना पड़ता है। हाँ न्यूट्रीफायर्स होते हैं, न्यूट्रलाइजर होते हैं। अभी सपोज आपके कपड़े में, जैसे मैंने आपको ब्लीच का बताया कि ज़्यादा करने से साफ होगा, घर पे आपके वॉशिंग मशीन में आप लिक्विड डालते होंगे, ज़्यादा डालने से ज़्यादा साफ होगा ऐसा नहीं होता, डैमेज होता है। जो अगर 60 ml की रिक्वायरमेंट है तो 60 ml ज़्यादा है, 100 ml नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रील्स करते वक्त जब पानी से वो केमिकल निकालने की प्रोसेस होती है, एक बार रील्स होता है, 2 बार रील्स होता है, वो आप अगर 15 बार भी रील्स करोगे तो एक्सेस केमिकल नहीं बाहर आता। उसकी वजह से कपड़े कभी कभी आप ब्लैक कलर में ज़्यादा ये इफेक्ट होता है कि ब्लैक कलर के कपड़े 4 से 5 बार पहन लो, फिर डल दिखने लगते हैं। ओके। ऐसा लगता है कि चूना हो गया, पहले जैसी शाइन नहीं बची, कि उसके अंदर केमिकल भरे हुए हैं। उसको निकालने के लिए न्यूट्रलाइजर आता है। और जो ये कलर्ड कपड़े होते हैं, इनका कलर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमने ब्लीच डाला या वाइटनिंग किया, जो भी केमिकल्स फट जाएगा, कलर खराब हो जाएगा, फटेगा तो नहीं, कलर ही चला जाएगा, वाइट हो जाएगा। सो उसको उसका कलर मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? कलर फिक्सर आता है। और जो कपड़ों के कलर्स उतरते हैं, जैसे आपने ब्लैक कलर स्पेसिफिकली, ब्लू, ग्रीन, आप धोओगे तो इनके कलर चढ़ जाएंगे, तो इनके लिए कलर फिक्सर से एक्यूरेसी होती है कि कपड़ा कलर फिक्सर से 80% तक कलर को ब्लॉक करता है, अच्छा प्रोटेक्ट करता है कि नहीं निकल जाता है। अच्छा और इसको अगर मैं आपके कोई कलर डैमेज करते हुए कपड़े को मैं अगर वॉश करता हूँ, मशीन में डाल देता हूँ, पानी में वॉश करता हूँ, कि जैसे बोलते हैं लाइटिंग कर लिया हम लोग, और इधर उधर डाल दिया, किसी का भी कपड़ा अगर कलर ब्लीच कर रहा है तो एक साथ 100 कपड़े डैमेज कर सकता है। मेरा यही क्वेश्चन था, तो ऐसा कभी हुआ है? तो उस केस में हम लोग सिंक और सिंक पेट्रोकेमिकल से यूज करते हैं, जो कलर तो छूटता है पर किसी में लगने नहीं देता है। अच्छा, तो अभी पिंक, ब्लू, रेड, व्हाइट एक साथ गए, हाँ, व्हाइट तो नहीं जाता होगा? ग्रीन भी निकल रहा है, रेड भी निकल रहा है, और ग्रीन भी निकल रहा है, ब्लैक पर भी वो निकल- लगेगा नहीं किसी का। अच्छा हाँ अच्छा, ये 8वीं होती है। हाँ, वो लगता नहीं, कलर में पूरा कलर ही कलर है, ग्रीन रेड पूरा काला हो गया पानी, हाँ। उसमें व्हाइट शिट भी डाल दोगे ना तो व्हाइट ही बाहर आएगा, कलर अच्छा, उसमें नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, वो कभी भी कहीं भी नहीं लगेगा। इधर भी नहीं लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डार्क पे अटैक करता है। आप इस चीज़ पे घर वाले जो होम वॉशर्स हैं, हम लोग अपनी वॉशिंग मशीन, इस पे आप उनको क्या टिप देंगे कि हमको रेगुलर घर वालों पे कि आप कपड़े धोने के लिए ये करना चाहिए? नहीं, नए कपड़े तो मैं भी कुछ डरता हूँ, तो मैं कैसे किसी को बोल दूँ कि नए कपड़े किसी को देख के नहीं पता चलेंगे कि ये कलर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। हाँ अंदाजा मार सकते हैं कि 90% एक्यूरेसी रहता है कि इसका कपड़े कलर निकलेगा, हाँ, इसका नहीं निकलेगा। वो कलर्स जो होते हैं वो बता देते हैं। कभी कभी इंसान भी जैसा है, देख के नहीं बता सकते कैसा है, उसके जैसा है कपड़ा, एक्सपीरियंस। कभी भी कुछ भी कर सकता है कपड़ा, कहाँ पे भी ऐसा कि ये तो निकलेगा ही नहीं, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी कपड़ा कभी भी छोड़ देता है, तो उस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको। तो किशन, जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो कभी ऐसा हुआ है कि मैं इसमें गिविंग अप कर दूं, मुझसे नहीं होने वाला, मेरे बस का नहीं है ये? कभी ऐसा मोमेंट आया? आया था 2 साल के बाद आया, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके 2 साल कंटिन्यू स्ट्रगल। कौन सी ईयर में स्टार्ट किया? मैंने ये 2019 में स्टार्ट किया, दैट वाज अ टाइम फॉर कोविड वाला शायद, है ना? कोविड का टाइम था, हाँ। तो क्या घर से लोग निकल भी नहीं रहते, तो घर पे ही रहते थे, तो कपड़े ही तो ना वेडिंग थे ना इवेंट्स ना कुछ था, तो लॉन्ड्री मतलब चलना मुश्किल था। बट समहाउ हमको जो मुंबई से जो लोग यहाँ पर आए थे शूट के लिए, रिसोर्ट्स में रुके हुए थे, जैसे कि कुछ तारक मेहता का शो था, फिर ट्रेन रिसोर्ट में रुके हुए थे, खानी रिसोर्ट में रुके, उनके काम मिल रहे थे, हम सर्वाइव कर रहे थे। उनके जाने के बाद भी थोड़ा मार्केट का ओपन नहीं हुआ, सर्विस देना, रेंट देना, सब कुछ पे करने के बाद इतनी क्वेश्चन नहीं रहता। लास्ट 24-25 महीने से मैं डाल ही रहा था,
लास्ट में गिव अप कर दिया कि अब बस हो गया, नहीं होएगा मुझसे कि कितना पैसे, इनकम तो ठीक है, हर महीने 80,000 लाख रुपए डालना पड़े, वो साल में 25,000 रुपए जो है ही नहीं, वहाँ पे दिख भी नहीं रहे, जो कहाँ चले गए पता ही नहीं। तो फिर गिव अप करने का ऐसा हुआ कि बस हो गया, अभी नहीं करना। देन ये जो मशीनरी जो मेरे पास है, तो वो तो कोई भी खरीदेगा नहीं, हाउस होल्ड मशीनरीज तो है नहीं। तो मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी कि जो बड़े मशीन यूज हो। तो यहाँ पर ही ट्रीट रिसोर्ट करके ना, उनके पास बड़ा सेटअप भी है और बड़ा रिसोर्ट भी है। तो मैं वहाँ पे एक, आप जानती होंगे शायद, आलोक मुंद्रा रिसोर्ट, उनको मिलने गया था मैं रिगार्डिंग मशीन के बारे में कि सर मशीन है हमारे, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, 2 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और अभी नहीं हो रहा है मुझसे, तो मैं सेल करना चाहता हूँ। अच्छा, आप बेचने चले गए मशीन? हाँ। पूरा सेटअप बेचने चले गए? फिर वो वजन के हिसाब से लेंगे, वही किसी की उसको कदर ही नहीं होगी कि ये क्या चीज़ है और कितने में आती है। तो इसके लिए मैं ट्री रिसोर्ट चला गया कि इतना परेशान हो गया था ना मैं कि इनकम तो दूर की बात, वो मुझसे लेते ही जा रहे। पर फिर आलोक सर के पास गया, उनसे डील हुई, उन्होंने बताया कि मैं आपको ये अमाउंट मशीन्स के तेज दूंगा। बट आप जो बोल रहे हो, मुझे जो परेशानी आप है जिसकी वजह से आप बेचना चाहते हो, ऐसी प्रॉब्लम सभी बिजनेस में स्टार्टिंग में आती है। कोई भी बिजनेस को 1000 डेज देने चाहिए, सर ने मुझे बोला कि 1000 दिन देने चाहिए, उससे पहले गिव अप नहीं करना चाहिए। और आप बोल रहे हो मैन पावर का इशू है, ये नहीं है वो नहीं है, वो तो मुझे भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसको नहीं है, प्रॉब्लम हर जगह पे है। तो क्या आप भी गिव अप कर ले? मशीन में ले लूँगा, आप 6 महीना 8 महीना और ट्राई करो, आज भी मशीन लूँगा मैं, तभी भी लूँगा, मेरे कहने पे आप ट्राई करो। और सर के बोलने पे मैंने फिर सोचा कि 6 महीना और दे, और फिर थोड़े कमर्शियल डील्स हुई मेरी बड़ी कंपनी में, कमर्शियल काम मिलने लगे, बहुत फिर वो ब्रेक इवन ट्रेड आने लगा। अभी आपने कमर्शियल कंपनीज की बात करी, व्हाट वाज योर बिगेस्ट डील जो आपने इस काम में पहले क्रैक की? वही डील थी जो हमारी थी, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को रखी हुई थी। फिर बहुत बड़ा नाम है अभी। रिलायंस इंडस्ट्रीज से हमने स्टार्ट किया था और उसी के नाम पे हमने बहुत सारी कंपनीज में काम चालू किया, बहुत सारे रिसोर्ट्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, फिर फार्मा कंपनीज है, फिर कॉस्मेटिक्स कंपनी है, उस सब में हमने धीरे धीरे काम चालू कर दिया। आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने का सीक्रेट क्या है? कस्टमर के एंड से सोचना चाहिए कि ये जो मैं चीज़ दे रहा हूँ या मैं जो सर्विस दे रहा हूँ, इससे कस्टमर खुश होगा तभी ही सक्सेस मिलेगा। उसको खुद का ही फायदा देखोगे कि मैं कमा लेता हूँ, इसके बारे में ये कर लेता हूँ, तो वेल्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट, ग्रोथ इज मोर इम्पोर्टेंट। कस्टमर खुश रहेगा, कस्टमर अच्छा रहेगा, अपने कस्टमर को आप मारने की कोशिश करोगे, वही जिंदा नहीं रहेंगे तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे? तो मेरे इसमें यही सोचना है, कस्टमर के बारे में सोचो, उनके बेनिफिट के बारे में, उनकी प्रॉब्लम के बारे में सोचो। सबसे बड़ी मार्केट ही रेफरेंस मार्केट है। अभी रेफरेंस कहाँ से आएगा? अगर कस्टमर ही खुश नहीं है तो वो आपको, आपकी बुराई भी वही करेगा, मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी भी वही करेगा, गुड पब्लिसिटी भी वहीं से आनी है। यहाँ पे सब आजू बाजू रेफरेंस से काम होता है। यहाँ पर अगर एक जगह पे मैंने गलत चीज कर दी तो रेफरेंस ही खराब होगा, तो नाम ही खराब नहीं। हमने अभी तक जो भी बिजनेस में सक्सेस लिया है वो कस्टमर की वजह से ही है। आज हमारे कस्टमर ही रेफरेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे। तो आपका बिगेस्ट सक्सेस इज योर कस्टमर रेफरेंस, तो आप कर रहे हो, उस पर बहुत अच्छा वाला नाम है। सो आप इसमें अपना कंपटीशन किसको मानते हो आपके काम में? फिलहाल तो इस एरिया में, यहाँ तक की बाकी तक एरिया में हमारे कोई कंपटीशन ही नहीं है। ओके, अच्छा, ये द ओनली दोस्तों बड़ी मछली है जिसके साथ हम बैठे हुए हैं, बिगेस्ट व्हील। ओके ओके, मतलब कोई है ही नहीं है? कोई नहीं है। ओके, तो फिर आपको ऐसा क्वालिटी तो खैर आप बोल ही रहे हो मेंटेन कर रहे हो, तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं है, ठीक है। और कमर्शियल सेगमेंट्स पे आपने बात करी थी कि आप काम कर रहे हो, तो उसमें आप थोड़ा सा डिटेल बताओगे कि कैसे कैसे सेगमेंट्स पे काम करते हैं? कमर्शियल सेगमेंट्स पे जैसे फार्मा कंपनी भी दवाई बनाती है, तो उसमें क्या वर्कर्स लोग एप्रन होते हैं, बूटीज, कैप, वो सब पहन के जाते हैं, तो वो डेली टू डेली बेसिस वॉश होता है। कोई भी कंपनी में कुछ 700 कपड़े निकलते हैं, किधर 800, किधर 2000 रोज के कपड़े निकलते हैं, वो डेली वॉश करके डेली पहुँचाना। अगर हम टाइम से डिले होते हैं तो वर्कर अंदर जा नहीं पाते। अगर शाम को 6 बजे की शिफ्ट है और 600 वर्कर्स जाने वाले, उनके कपड़े हमारे पास है, अगर हमने वो कपड़े 5 बजे नहीं पहुंचाए
तो वो पूरे की पूरी शिफ्ट उनकी खराब हो सकती है हमारी वजह से। Do they charge you penalty for that if any point of time हाँ, अगर ऐसा कुछ ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि अगर वी आर फेल टू डिलीवर योर क्लॉथ्स तो आप हमें पेनल्टी चार्ज कर सकते हो। ऐसे हमारी एग्रीमेंट्स होते हैं उनके साथ। MOA बनते हैं इस हाँ। तरह के। आज तक हम कभी हमारे चीज़ों से फेल नहीं हुए। आपके साथ ना एक बड़ी अलग सी बड़ी पीसफुल वाली सी आती है। तो आपके जो ट्रैवलिंग स्टाफ है आपने बोला 21 लोग हैं जो आपका ऑन फील्ड काम, उसके अलावा भी जो पिक एंड ड्रॉप मिले वो कितनी बड़ी टीम होती है आपकी? वो मिला के ही 21 अच्छा, उनको ओके। तो आपके जो इक्विपमेंट्स हैं थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताएंगे, हम वो वीडियो डालने वाले हैं, हम जाके उसको कैप्चर करेंगे। बट क्या क्या मेन इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर दिस लॉन्ड्री हमारे पास नॉर्मल लाइनिंग की जो टेबल्स होती है वो है। स्टीम आयरन है जो एक बॉयलर होता है उसके अंदर आर वाटर्स होते हैं उसको गर्म करके स्टीम जनरेट होता है जिससे क्या कपड़े को डैमेज नहीं होता, कपड़े जलने का या शाइन खत्म हो जाने की वो सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। आयरन गर्म नहीं होता है, उसके पाइप के थ्रू जो गर्म गैस आती है उससे आयरन होता है जिससे कपड़े डैमेज नहीं होते। उसके अलावा हमारे पास वॉशर है, 60 kg का वॉशर है, 90 kg का वॉशर है। उसमें पर एक घंटे में 400 से 500 कपड़े एक मशीन वॉश कर सकता है। वाह। वाह, ऐसे 2 मशीन है, 2 ड्रायर है। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट या फिर ग्रोथ, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट? ग्रोथ। थोड़ा बताएंगे क्यों है? प्रॉफिट भी तो चाहिए बिजनेस में। प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना प्रॉफिट के बिजनेस नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट जरूरी है पर ग्रोथ के ऊपर नहीं। अच्छा। क्योंकि कभी हमने बहुत सारी कंपनीज के साथ बात की और ऐसे ऐसे कंपनीज भी हमने ज्वाइन की है कि जिसके काम करने से हमको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ नेम कि हम यहाँ पे भी काम करते हैं। वेरी वेल एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से बताया। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि टोटल इक्विपमेंट्स की NAV क्या होगी, नेट एसेट वैल्यू क्या होती 80 lakhs to 1 crore। है? करोड़ा का मालिक है बन आप। इनिशियली किसी को स्टार्ट करना है तो उसको कितने की अमाउंट इन्वेस्ट करके वो काम स्टार्ट कर सकता है, ये आपके वाला कंपटीशन बिल्डअप करना? स्टार्ट तो वो 5 lakhs से नहीं कर सकते। अच्छा, 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है ये वाला। बट कमर्शियल काम करने के लिए बड़ी मशीनरी चाहिए, उसके लिए बड़ा सेटअप चाहिए 40 lakhs प्लस। व्हाट मोटिवेट्स यू ऑलवेज अपने काम में? एक गिविंग कभी आता है, कभी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कभी अड़चने आई, कभी स्टाफ का इशू आ गया, कभी गैंगबाजी हो गई, ये लोग इकट्ठे हो गए, कुछ भी इश्यूज आए जो हम नहीं चाहते लोगों को हर्ट करें, सेंटिमेंट्स के बारे में बात करें, उनसे कैसे निकल के आते हैं आप? स्टाफ है, इतने लोग हैं, खनिष्ठ तो होता ही नहीं, कुछ झगड़े होते हैं। फिर डिपार्टमेंट्स बांटने पड़ते हैं कि भाई तू डिलीवरी डिपार्टमेंट में, तो वॉशिंग में, तो माइनिंग में हो और तुम बिलिंग एंड अकाउंट से पावर में, तो कोई किसी से बात नहीं करेगा, मेरे को सेग्रीगेशन करना पड़ता है। फिर कंप्लेंट्स भी डिपार्टमेंट वाइज कि तुम तुम्हारे सीनियर को कंप्लेंट करोगे, इधर उधर किसी को भी कंप्लेंट नहीं करना है। तो वो ये बोल रहा था, उसने ये बोला, बहुत सारे झगड़े और बहुत सारी भुगतमारी हो जाती है। फिर वो सीनियर टू सीनियर अगर सॉल्व हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मेरे तहत की कंप्लेंट तो मैं सॉल्व करता हूँ ऐसे। और बहुत सारे चीज़ें ऐसी कस्टमर कंप्लेंट्स भी होती है, हम उसके में मेंटेन करते काम कर रहे सर्विस सेक्टर में, तो कंप्लेंट आना स्वाभाविक है कि आते हैं थोड़े बहुत। फनीएस्ट आपका कोई ऐसा मोमेंट जो आपके एक्स स्टाफ हो, अभी वालों के लिए हम उनके सेंटिमेंट्स को नहीं करेंगे, जो आपको याद हो ऐसा हुआ था पुराने वाले स्टाफ से? हाँ। एक स्टाफ एक लड़का रखा था मैंने बिलिंग एंड अकाउंट्स के लिए। तो क्या है कि वो बिल बना देता था और कस्टमर के घर पे डिलीवरी करता था। कभी कभी कोई कस्टमर घर पे नहीं मिलता तो ऐसे ही पार्सल वो बोलेंगे बाजू में दे दो तो दे देता, जिनका आउटस्टैंडिंग बाकी रहता था। तो आउटस्टैंडिंग क्या जमा होते उसने कभी आउटस्टैंडिंग पे फोकस ही नहीं किया। तो आउटस्टैंडिंग 7-8 लाख तक पहुँचते हो, 80 रुपए के बिल, 90 रुपए के बिल, 100 रुपए के बिल। हमें किसी को फोन करके बोले तो बोलेंगे 70 रुपए के लिए आप फोन कर लो, 80 रुपए। हमारे पास 5 कस्टमर है, अब सबका 100 रुपये भी बचेगा तो 5 लाख रुपये हो जाएगा। तो उनको ऐसा लगा कि 100 रुपये के लिए कर रहे। फिर मैंने उसको प्रेशर किया कि भाई तू 3 महीने से पेमेंट के लिए किसी को बोल क्यों नहीं रहा? मैं करवाता हूँ। फनीएस्ट मोमेंट ये है कि लोगों ने पेमेंट दिया नहीं है, उस सिस्टम में लगा दिया कि हाँ पेमेंट आ गया। मैंने क्यों ऐसा किया? आपने तो बोला था क्लियर करो ऑप्शन, तो मैं क्लियर कर दिया। ऐसे थोड़ी क्लियर करना है। अच्छा, आप जो एस्पायरिंग नए लोग हैं जो ये बिजनेस को करना चाहते होंगे, उनके लिए आपका क्या टिप होगा जो आपने 7 इयर्स में अपनी जर्नी में देखा? हाँ, मैं इस पे एक चीज़ बोल रहा हूँ कि
टाइम पे डिलीवरी, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे तो लॉन्ड्री कोई भी बिजनेस टाइम पे जो दुकान खुलती है और जो टाइम पे बंद होती है और चीज़ें भी रिजनेबल होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जहाँ पर होता है चलना ही चलना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मेहनत करो, कोई भी फील्ड में करेगा आदमी चलता ही चलता है। कोई बोलते कि इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, इतनी स्टेशनरी की शॉप है, फिर भी अगर तुमने कैसे चलेगा, वो लोग भी मर रहे, तू कैसे कमाएगा। और इतने मेरे को तो इतना टाइम नहीं हुआ, यहाँ पे 25 40 40 साल पहले से लॉन्ड्री आया, तो वही छोटी लॉन्ड्री में क्या, लॉन्ड्री में क्या करेगा। तो मेहनत करना, कस्टमर्स के बारे में सोचना और कंसिस्टेंसी रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत अच्छी एक चार्ट लोगों की एक आपका वो रहेगा। सबसे बड़ा फियर कौन सा है किशन आपको, बिगेस्ट फियर? तो क्या आदमी भी डराते, रोज डराते मैं चला जाऊंगा, फिर कंपनी वाले बोलेंगे अगर कुछ भी प्रॉब्लम किया तुम लोग ने, कल से काम बंद कर दूंगा। तो रोज सब डराते ही रहते। ये सब चैलेंजेस से रोज सबको समझाना पड़ता है, सब हो जाएगा टेंशन वाले। एक ऐसी हैबिट जो आप अडॉप्ट करना चाहते हो जो अभी आप में नहीं है? तो ऐसी ऐसी बातें बोली है, वो सारी अच्छी हैबिट्स जो मेरे पास अभी है नहीं। अच्छा, जैसे कि टाइम पे जाना, टाइम पे देना, वो दे ही रहे तो मैं भी कर रहा हूँ। मेरे साथ have a team now, they are doing it. जब आपका टाइम था तो शायद आपने हाँ, किया भी अभी होगा। किया था। Now you have a people. अभी तो मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, कभी 12 बज जाता है। मैं कितने दिन से सोच रहा हूँ कि मैं एक फिक्स टाइम रखूँ घर से निकलने का, घर पे आने का फिक्स। मेरी वाइफ भी कंप्लेन करती है कोई टाइम टेबल ही नहीं है, तू आज कल किधर जाने वाला है मुझे खुद को नहीं पता है। कभी फोन करूंगी तो समझ जा रहा है, कभी फोन करूंगी तो यहाँ पर है। कोई शेड्यूल, कोई टाइम टेबल कुछ भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ एक शेड्यूल और टाइम टेबल फॉलो करूँ। अच्छा, आप कोई ये बताएंगे कि सक्सेस ज्यादा जरूरी है या हैप्पीनेस? दोनों में से क्या ज्यादा चाहिए? हैप्पीनेस। थोड़ा इसके बारे में बताएं। सक्सेस तो वही है ना कि आदमी आज का उठ के काम क्यों करता है, सुबह क्या पैसा कमाता है किसी चीज के लिए, खुशी के लिए। हाँ, अब पैसा ही पैसा है, खुशी नहीं है तो क्या नाम का उस पैसे को, क्या नाम का। अभी मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला ही रह रहा हूँ, वो पैसे का मैं क्या करूँ। दोनों चीजें चाहिए, बैलेंस। पैसे को किसके साथ खर्च करूँ, मैं किसके साथ वापरूँ, किसको ये सब करूँ। तो हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। और कभी कभी मैं ऐसे बिजनेस, अभी मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी भी आती है बिजनेस की कि अपन ये कर लेते वो कर लेते, बट मैं कुछ चीज़ें इसके लिए अवॉइड करता हूँ कि पैसे तो मिलेंगे, जो पीस है ना वो नहीं मिलेगी, और उसी में मेरी जिंदगी ऐसे खराब हो जाएगी। तो पैसे वापस क्या करने। अब ऐसा टाइम आ गया है कि बहुत स्ट्रगल करें। What's your age? करीब तो 34 की उम्र में अभी रिटायरमेंट बहुत नहीं अभी बहुत काम करना है, हमको काम करना है आगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच किशन आपका यहाँ पे आने का। आपको हमारे साथ बात करके बियॉन्ड द फिल्म में एज अ श्वेता वालिया कैसा लगा? अच्छा बुरा जो भी लगा प्लीज़ आप सबको बताएं। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आपने ओपनली सारे क्वेश्चंस पूछे और सारे फीडबैक भी दिए मुझे जो भी था। और बियॉन्ड द फेम से बहुत सारे लोगों को मल्टीपल बिजनेस के बारे में पता चल रहा है। मुझे भी आपके वॉच कर पहले जो सुने थे पॉडकास्ट, उससे ही पता चला कि आप ऐसे अलग अलग बिजनेस फाउंडर्स सब बात कर रहे हो, उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था। जैसे आज आपने मेरे साथ एक पॉडकास्ट की, इस चैनल से बहुत सारे नॉलेज भी मिली है लोगों को, मुझे भी मिली थी। अच्छा ऐसा भी है, ये इवेंट्स भी हो रहा है, अच्छा ये भी हो रहा है, तो नॉलेज भी मिली है जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। यहाँ पर बहुत साल से आप भी, मैं भी रह रहा हूँ, पर बहुत सारे चीज़ों को नहीं जानते होते। इसी चैनल और इसी मीडियम के थ्रू हमें वो चीज़ें पता चली, अच्छा ऐसा हो रहा है, वो के ये चीज़ें हैं, इवेंट्स हो रहा है जिनको आती है करना है, और ये चीज़ें यहाँ पे करना है। अगर कोई अच्छा खाना है तो कहाँ पर क्या खाना मिलेगा, क्या पर क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि सब आपने टेस्ट करके रिव्यूज दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके चैनल से हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कुछ उसमें चेंज करने की ज़रूरत है? आपका फीडबैक हो तो। फीडबैक तो नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ कि आपकी फील्ड मुझे समझ में नहीं आ रही है, बहुत डाइवर्सिफाइड है। क्योंकि मेरी डाइवर्सिफाइड कभी फूड का रहता है, कभी कोई इवेंट्स का रहता है, कभी ऐसे पॉडकास्ट कर लेते हो। इसी नोट पे हमारा ये पॉडकास्ट हम बंद करते हैं, फिर हम बातें करेंगे और ऐसे ही अगले वाले जल्दी से मिलते हैं पॉडकास्ट में। तब तक के लिए
सत श्री अकाल।